Today we'll discuss on the importance of assessment, why assessment is required, what are the different concepts involved in this evaluation process, इवैल्यूएशन करना क्यों है। ऐसी कई कुछ मुद्दे हैं जो हर एक टीचर को पता होने चाहिए कि मूल्यांकन हम क्यों कर रहे हैं। तो मैं बात कुछ इस तरीके से शुरू करता हूँ, कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगा और उन सवालों के जवाब को सुनते सुनते उनके ऊपर चर्चा करते करते हम आगे बढ़ेंगे। मेरा पहला सवाल है आप लोगों से कि एजुकेशन का एजुकेशन के वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य है, गोल है, एम्स है। अगर एक कोई अल्टीमेट एम पूछा जाए, अंतिम उद्देश्य पूछा जाए शिक्षा का, तो आपकी नज़र में वो क्या होगा? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होगा या क्या होना चाहिए? जवाब दीजिए। All round development of the students. एग्जैक्टली, थैंक यू। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब हम जनरलाइज करें इसको तो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ओके, तो ये सर्वांगीण या बहुमुखी या चहुमुखी या ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऐसे कई शब्द है। क्या शामिल होता होगा इसमें, क्या आना चाहिए, कौन से बातों का विकास होगा तो हम कहेंगे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है या हो गया है? कौन से फैक्टर्स होंगे उसमें? Cognitive development, यस, और cognitive, emotional, social. सोशल। ओके, गुड अंजलि, अच्छे जवाब है आपके। और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल आ गया, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बचा है, डेवलपिंग स्किल्स। Physical. स्किल्स। स्किल्स या फिजिकल या स्किल्स। तो चलो, इसको किसी ना किसी टीचर ने शायद आप लोगों के सामने इस प्रकार की बात की होगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिपीट करने दीजिए। थोड़ा इसको सिस्टमेटिक बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 3H की बात हमारी शिक्षा में अक्सर आती है। गांधी जी ने 3H की बात की है। क्या है ये 3H? H, एनी आइडिया? हेड, पहला H है हेड। दूसरा, इमोशनल डेवलपमेंट कहाँ होगा, इमोशनल एस्पेक्ट्स Heart. कहाँ रहते हैं? हार्ट, वेरी गुड। और तीसरा Heart. क्या होगा? हाँ, या पहला हेड, दूसरा हार्ट और तीसरा हैंड्स। Hand. हैंड्स। हैंड्स, ठीक है। तो ये 3H आप ध्यान रखिएगा, हेड, हार्ट एंड हैंड्स। अब जब हम हेड की बात कर रहे हैं, तो हेड के डेवलपमेंट से कौन से एस्पेक्ट का डेवलपमेंट की बात होगी, हेड से क्या रिलेटेड रहता है? अगर हम साइकोलॉजिकल डोमेन्स की बात करें, 3 डोमेन की भी बात आप लोगों ने कुछ हद तक की है, तो पहले साइकोलॉजिकल डोमेन की बात करते हैं। हेड के साथ कौन सा डोमेन जुड़ा हो सकता है? Cognitive. कॉग्निटिव, वेरी गुड। हार्ट के साथ इमोशनल या फिर मॉरल। वो थोड़ा दूसरे शब्दों में हो गया, डोमेन के मामले में सही है आपका। डोमेन के मामले में, जैसे कॉग्निटिव डोमेन हो गया हेड के साथ, वैसे हार्ट के साथ कौन सा डोमेन होगा? अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव, ठीक है। और तीसरा फिर अभी बचता है हैंड। हैंड के साथ क्या डोमेन होगा? स्किल्स। स्किल्स तो है, लेकिन डोमेन के फिजिकल भी आगे आएगा, बट साइकोलॉजिकल डोमेन, पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। साइकोमोटर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, साइकोमोटर। हाँ, थैंक यू मैंक। हाँ, तो हेड, हेड के साथ जुड़ा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डोमेन, अब कॉग्निटिव डोमेन में किन बातों का डेवलपमेंट होता है, किन बातों का विकास हम गृहित रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं? थिंकिंग, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, इंटरप्रिटेशन। एग्जैक्टली, इन शॉर्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, राइट?
इन शॉर्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है तो अभी जो आपने कहा वो सारी बातें उसी के अंतर्गत आएगी। तो हेड के साथ कॉग्निटिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन के साथ इंटेलिजेंस, है ना, राइट, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नंबर 2, हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है अफेक्टिव डोमेन। और अफेक्टिव डोमेन का डेवलपमेंट या हार्ट का डेवलपमेंट मतलब किन बातों का डेवलपमेंट, किन बातों में विकास लाना है? Moral values. मोरल और साथ ही साथ उसके पहले, मोरल वैल्यूज आने के पहले इमोशनल। ओके, सो हार्ट के बाद अफेक्टिव डोमेन, और अफेक्टिव डोमेन के बाद मतलब उससे जुड़ा हुआ जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट। क्लियर, राइट। नाउ थर्ड, हैंड्स के साथ तो कौन सा डोमेन बताया है? साइकोमोटर। ओके, तो साइकोमोटर डोमेन में क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड होगा? स्किल डेवलपमेंट। ओके, स्किल डेवलपमेंट। अब इन तीनों बातों को आप ध्यान रखिए। पहले तो 3H में हेड, हार्ट एंड हैंड्स, ठीक है। फिर डोमेन में कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, और फिर वहाँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यहाँ इमोशनल डेवलपमेंट, या और यहाँ पर डेवलपमेंट इन स्किल्स, या स्किल्स को इनकलकेट कराना, स्किल्स को डेवलप करना, विद्यार्थियों में स्किल्स लाना। तो किसी भी पर्सनालिटी में अगर ये तीन बातें हैं तो आप गौर करिएगा कि बाकी जितना भी आप ऐड करते जाओगे वो सबका सब इसी में कहीं ना कहीं आएगा, वो सब इसी में आएगा। आपको अलग से कुछ और ऐड नहीं करना पड़ेगा, अगर इतना समझ में आ गया है तो, इतना हमारे ध्यान में आ गया तो। अच्छा, अब इन ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट की शुरुआत क्या केवल स्कूल से होती है या किसी और जगह से भी होती है? कोई और एजेंसी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंट्स सर हो रहा है। हाँ, पेरेंट्स, दैट इज आवर फैमिली के साथ साथ फैमिली से क्या बनता है आगे? सोसाइटी, वेरी गुड, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, राइट, नेबर, राइट। अब ये सारी बातें मतलब बच्चा जब छोटा है तब से ही उसका किसी ना किसी प्रकार का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। ओके, बच्चा चलना शुरू कर रहा है, ये भी अपने आप में एक स्किल है। बोलना शुरू कर रहा है, वो भी अपने आप में स्किल है। धीरे धीरे वो स्किल को शार्पन करते जाता है। मतलब उसकी जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत स्कूल में आने के पहले से हुई है। तो ये जो हमारी फैमिली या सोसाइटी है, इसको हम लोग इनफॉर्मल एजेंसी बोलते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट में योगदान देती है, कंट्रीब्यूट करती है। फिर एक फॉर्मल एजेंसी है जिसे हम स्कूल कहते हैं। आगे की कुछ और बातों के लिए बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है। अब स्कूल हैपेजेंटली तो कुछ करेगी नहीं, स्कूल को भी कुछ प्लान बनाना होगा कि किस तरीके से इनका ऑलराउंड डेवलपमेंट में हमको कंट्रीब्यूट करना है। तो स्कूल क्या करती है, वो दो प्रकार, जितना जो कुछ उसको स्कूल में पढ़ाना है विद्यार्थी को, जो कुछ विद्यार्थी को देना है, उसको दो भागों में फर्दर डिवाइड करती है। एक है स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट एरिया, और दूसरा क्या हो सकता है? एक तो या एग्जैक्टली स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट एरिया, और दूसरा जो है वो है को स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट एरिया। अच्छा, स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट एरिया में क्या आ सकता है? एनी आइडिया? कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं इसमें? अगर मैं थोड़ी सी हिंट आपको दूं तो शायद जवाब आ जाएगा। या मेन सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस, मेनली ये चार सब्जेक्ट, ठीक है। अब लैंग्वेजेस में अलग हो सकता है कुछ और, साइंस में भी आगे कुछ हो सकता है, मैथ्स में भी कुछ और हो सकता है, सोशल साइंस में भी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स है। तो मेनली ये चार सब्जेक्ट। तो स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट एरिया में ये मेन चार सब्जेक्ट आते हैं। अच्छा, इन चार सब्जेक्ट के माध्यम से ये जो हमने 3H या 3 डोमेन या 3 डेवलपमेंट की बात की है, तो इसमें से पर्टिकुलर किसको मदद करेगा स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट एरिया? किसके डेवलपमेंट में मदद करेगा?
Cognitive. इंटेलेक्चुअल ओके, और कुछ? और इंटेलेक्चुअल के अलावा कुछ और है? Skills. Skill development. स्किल डेवलपमेंट किताबों के माध्यम से होगी। Cognitive development. कॉग्निटिव हो गया, हेड बोलो, कॉग्निटिव बोलो या इंटेलेक्चुअल बोलो, ये तीनों के डेवलपमेंट में स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया मदद करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे स्किल Sir, बोला, effective हाँ, domain. अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, पहले स्किल पे आते फिर अफेक्टिव पे आते। देखिए स्किल कैसे आते हैं किसी भी पर्सनैलिटी में, हम स्किल कहते किसे हैं, चलो सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्किल किसे कहते हैं हम, विथ एग्जांपल थोड़ा एक्सप्लेन करिए, तो एलाबरेट करिए। किसे स्किल कहेंगे हम? ओके, मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी तक आप लोगों को कभी ना कभी डॉक्टर के पास से इंजेक्शन लेना पड़ा होगा, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अभी तक इंजेक्शन नहीं लिया। क्या आपको कभी ऐसे अनुभव आए हैं कि किसी डॉक्टर ने या कंपाउंडर ने या सिस्टर ने इंजेक्शन दे दिया और आपको पता ही नहीं चला? और क्या आपके पास ऐसा भी कभी अनुभव आया है कि जब इंजेक्शन दिया तो 2-3 दिन तक हाथ काफी दर्द करते रहा या तकलीफ हुई? ऐसे अनुभव आए हैं आपको? नहीं आए? Yes, sir. आए हैं। Yes. दोनों प्रकार के अनुभव अधिकांश को आए होंगे, कुछ लोगों को एक प्रकार का अनुभव होगा, कुछ लोगों को दूसरे प्रकार का होगा। बट मोर और लेस हम देखते हैं कि कुछ जो डॉक्टर्स या सिस्टर्स या कंपाउंडर जो भी इंजेक्शन हमें देता है, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता और वो बोलता है हो क्या, दे दिया मैंने इंजेक्शन। और कभी कभी हमें 1-2 दिन तक, 3 दिन तक हमको तकलीफ होती है। ये इंजेक्शन देना इज नथिंग बट अ स्किल। अब जो स्किलफुल है, क्योंकि इंजेक्शन देना तो सबको सिखाया ना, बिना सिखाया तो किसी ने इंजेक्शन देना शुरू नहीं किया, सबको सिखाया है। उसके बावजूद भी कुछ लोग इंजेक्शन जब देते हैं तब हमें पता नहीं चलता, मतलब उनके अंदर वो स्किल बहुत अच्छे से आया है। ठीक है, अब ये स्किल कैसे आया होगा? एक तो Practice. या प्रैक्टिस में और क्या ऐड करना चाहोगे? प्रैक्टिस बहुत अच्छा जवाब है, इसमें और क्या ऐड करना चाहोगे प्रैक्टिस में? एक्सपीरियंस बोला किसी ने? यस सर। ओके ओके, अच्छा मैं आप लोगों को एक और उदाहरण देता हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आप कभी हमारे आरआई के ग्राउंड पे भी खेलते होंगे, या फिर नहीं यहाँ खेले तो पहले तो घर में खेले होंगे, स्कूल में खेले होंगे। कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट या गेम आपका काफी फेवरेट होगा जिसकी आप प्रैक्टिस करते हो। तो जिस भी गेम की आपने प्रैक्टिस की है, तो सिर्फ प्रैक्टिस की है ना, प्रैक्टिस में कुछ और भी ऐड हुआ है? Sir, लगन होती है उन्हें काम करने की। Training. Strategy. एक चलो पहले Training. ट्रेनिंग, ओके, ट्रेनिंग में क्या ऐड करना चाहोगे? Technique. Mentor. कमला से बात करता हूँ मैं पहले, ठीक है, एक साथ सब लोग बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। कमला, ट्रेनिंग में क्या ऐड करना चाहोगे? सर ट्रेनिंग के साथ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए, ओके। चलो रुबीना, आप कुछ कहना चाहते हो? सब मेंटर होना चाहिए। मेंटर होना चाहिए। सपोज मेंटर नहीं है, सपोज ट्रेनिंग नहीं हो रही है, हम आपस में ही खेल रहे हैं, हर दिन खेल रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस तो हो रही है। अच्छा, आप में से कभी किसी ने कराटे या कुंफू जैसे खेल में पार्टिसिपेट किया, मतलब उसकी प्रैक्टिस की है, उसको सीखा है किसी ने भी, बॉयज या गर्ल्स में? नहीं, ओके। चलो इसका अगर मैं उदाहरण दूं, या देखो कोई भी स्पोर्ट्स या गेम हम खेलते हैं तो शुरुआत में वार्म अप होता है। वार्म अप मतलब क्या है? एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कैसे करनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम उसका रिपीटेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो प्रैक्टिस कहलाएगा। बट प्रैक्टिस इन अ सिस्टमेटिक वे, किस बात की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है ना? या कोई लिख रहा है टेक्निक, या एग्जैक्टली वी नीड टू क्रैक द टेक्निक्स।
आप लोगों ने अक्षय कुमार की पुराने मूवीज में, आजकल वो एक्शन करता नहीं है, जब वो एक्शन करता था मूवीज में, आपने देखा होगा कि अधिकांश मूवी में वो एक किक मारता है गोल घूम के, उसको राउंड हाउस किक बोलते हैं, राउंड हाउस किक। और एक गोल घूम के जंप करके, अगर मोहरा मूवी आपने देखी है तो पुलिस स्टेशन में वो ऐसा ऊपर उछलता है, पीछे से गोल घूम के कूद के वो बल्ब को फोड़ता है। तो ये जो किक उसने मारी है, या जो राउंड हाउस किक अक्सर मारता है वो गोल घूम के, ये अचानक आई क्या उसको? कोई बोलेगा सर प्रैक्टिस की। नो, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस के पहले उसकी एक टेक्निक है। किस एंगल पे दोनों पाव रहेंगे, किस एंगल से घूमेंगे, जब एक पाव घूम के ऊपर जा रहा है तब दूसरा पाव कौन से हिस्से पे घूमेगा जमीन पर या स्टैटिक रहेगा, ये छोटी 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 बातें जितनी जल्दी हम पकड़ेंगे उतना हमारे अंदर स्किल आना शुरू होता है, उतना जल्दी हम सीखते हैं, उतना जल्दी हम परफेक्शन के तरफ जाते हैं। सो गॉट इट। स्किल कैसे आते हैं, है ना? तो स्किल ऐसे ही नहीं आते। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ बातों की क्षमता पहले से होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने स्ट्रेचिंग किया हो ना किया हो, लेकिन स्ट्रेचिंग आपने देखा होगा, कई मूवीज में अक्षय कुमार ने दिखाया 180 डिग्री का स्ट्रेचिंग करता है वो। तो जो 180 डिग्री का स्ट्रेचिंग है वो एक दिन में नहीं आया, और कुछ लोगों में लेकिन एक दिन में भी आता है, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। जैसे वो दोनों पाव को साइड में ऐसा कर देते हैं, पाते हैं कि अरे उनका तो 180 डिग्री हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को महीनों लग सकते हैं, साल लग सकता है, उसके लिए स्टांस बेंडिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और भी कुछ एक्सरसाइज के प्रकार है। वो जब वो करेंगे तो स्लोली उनके पाव, मतलब हमारे जो जांघों की नसें है वो खुलते जाएंगी, और वो जो खुलती जाएगी तो धीरे 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 पाव जो है वो 180 डिग्री में जाना शुरू करेंगे। ओके, तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्किल कुछ लोग, बहुत कम लोगों में पहले से होते हैं, कुछ बातों के, सारी बातों के नहीं, उनको कुछ बातों के स्किल को लाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी क्या ऐसा है कि हर एक व्यक्ति में एक पर्टिकुलर कोई एक स्किल की बात हम करते हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन हर एक व्यक्ति में एक लेवल तक वो स्किल आएगा ही? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिस करेगा, मान लो हर एक व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है और एक पर्टिकुलर स्किल हमको उनमें लाना है, तो एक ऑप्टिमम लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक, परफेक्शन के लेवल तक हर एक व्यक्ति में वो स्किल आएगा ही क्या? एनी आंसर? नो। ओके, आपका कहना है नहीं, यू आर राइट। काफी हद तक आएगा, काफी हद तक आएगा, क्योंकि हम लोग भी खेले हैं, कुछ गेम्स की प्रैक्टिस की, हमने देखा है कुछ चीजें हमने बहुत जल्दी इम्बाइब की, सीख गए, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेकिन कुछ बातें ऐसी रही जिसकी कितनी प्रैक्टिस की लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। हो सकता है शरीर उस तरीके का ना हो, कुछ बातें उस तरीके की नहीं होती। उसी तरीके से कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाई में नेचुरल इंटरेस्ट होता है, मैथ्स में कहे या साइंस में कहे या लैंग्वेज में कहे, और बहुत जल्दी पिकअप कर जाते हैं, ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता। कुछ बच्चों का माइंड कुछ अलग प्रकार का है, तो वो जितना भी पढ़ते हैं, टेक्निक से भी पढ़ते हैं, फिर भी उतना वो लोग इम्बाइब नहीं कर पाते या उतना वो सीख नहीं पाते। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये भी टॉपिक से रिलेटेड ही बातें थी। तो अब मेरा सवाल था कि भाई स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया से कौन से डोमेन का विकास होगा, तो आप लोगों ने बोला है कौन सा पहले वाला, हेड, कॉग्निटिव, दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। किसी ने इमोशन की भी बात की। क्या किताब पढ़ के इमोशनल डेवलपमेंट संभव है? कुछ हद तक संभव है, कुछ हद तक, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा हद तक नहीं है। क्योंकि कहानियां हम पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ के हम थोड़ा प्रोत्साहित फील करते हैं, अच्छा लगता है हमको, कोटेशन पढ़ते हैं अच्छा लगता है, तो कोटेशन है, कहानियां है, ये सब किताब के माध्यम से ही आ रही है। लेकिन खास करके ये जो हमारी 4 सब्जेक्ट्स है, इन 4 सब्जेक्ट में आप देखोगे इसमें नॉर्मली वो सारी बातें दी गई है जो हमारे आसपास कहीं पे है, और ये जरूरी नहीं कि हमने उसको फील किया ही हो, हमने उसको ऑब्जर्व किया ही हो, हमने उसको जिया ही हो। ओके, तो ऐसे इससे केवल पढ़ के आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज्यादा संभव है, इमोशनल कम हद तक। और ये जो तीसरा है स्किल, तो केवल किताब से कभी आ ही नहीं सकते। मैं आपको कराटे की, मान के चलो ब्रूस ली ने कराटे के ऊपर एक किताब लिखी है,
ठीक है, वो किताब आपको देता हूँ और बोलता हूँ कि किताब को पढ़ो और मुझे पंच कैसे मारना, किक कैसे मारना, ब्लॉक कैसे करना, ये छोटी छोटी चीजें मुझे बताओ। क्या ये संभव है किताब पढ़ के एक्सरसाइज को सीखना? नो No. नो, है ना, बिल्कुल संभव नहीं है। तो स्किल के लिए हमको कहाँ से गुजरना होगा, मैं आगे की अपनी बातों में रखूंगा। हाँ, तो स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया से हम अभी फिलहाल के लिए कहते हैं कि केवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट संभव है, बाकी इतना नहीं। अब मुझे एक बताइए कि स्कूल में ज्यादा स्ट्रेस आज भी, आज थोड़ा बदलाव दिखता है हमें, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा था, ज्यादा स्ट्रेस स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया पे देते हैं या को स्कॉलस्टिक पे देते हैं? हाँ, स्कॉलस्टिक पे, है ना, स्कॉलस्टिक पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। जब भी रिजल्ट लगता है नॉर्मली, कभी माँ बाप ने ऐसा पूछा कि ड्राइंग में आपको A+ क्यों नहीं आया इस बार, या स्पोर्ट्स में आपने ये क्यों नहीं किया, या फिर आप किसी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें लेकिन आप जीते क्यों नहीं, आपने कोशिश क्यों नहीं की वहां पे? सेल्डम, कभी कभी पूछेंगे। लेकिन मैथ्स में मार्क्स कम क्यों आए, इंग्लिश में मार्क्स कम क्यों आए, साइंस में मार्क्स कम क्यों आए, ये सबसे पहले पूछा जाता है। अगर 99% है तो भी माँ बाप बोलते 1% कहाँ गया, गनीमत है कि भाई 100% है, नहीं तो पूछते कि 100 के ऊपर क्यों नहीं मिला। सो इसमें भी पेरेंट्स की गलती है क्या? हम कहेंगे नहीं, स्कूल ऐसा करा रही है। अब इसमें पूछे कि क्या स्कूल की गलती है, तो भी हमारा जवाब शायद नहीं ही आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इस बात की डिमांड कर रहा है, मार्केट चाहता है कि भाई आपके पास केवल कॉग्निटिव नॉलेज है तो काम हो जाएगा, ठीक है, आपका कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया तो काम हो जाएगा, बाकी चीजों की हमको इतनी जरूरत नहीं है। सो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पूरा मार्केट को देखते हुए चलती है। ऑब्वियस तो हमें पॉलिसीज के लेवल पे, और इसी के लिए फिर एजुकेशन कमीशंस आते हैं, इसी के लिए हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है, इसी के लिए कई और आयोगों का गठन भी होता है जिससे शिक्षा में रिफॉर्म आए, शिक्षा में सुधार आए। और इसी का परिणाम आगे आप देखते हो कि फिर मार्क सिस्टम जाके ग्रेडिंग सिस्टम आया, एनुअल पैटर्न जाके सेमेस्टर पैटर्न आया, ऐसे CCE आया, है ना, CCE उसी के कारण आया, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऐसी बहुत सारी बातें, राइट टू एजुकेशन, ऐसी कई बातें हैं कि ये इन्हीं का परिणाम है। अब एक मिनट मैं थोड़ा सा दरवाजा बंद कर देता हूँ, तो बाहर की आवाज आ रही है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या आप लोगों को लेक्चर सुनने में ठीक लग रहा है? थोड़ा स्पीड बढ़ा हुआ और इज इट ओके, या बंद कर दूं? So this speed is okay. ओके, फाइन फाइन, ठीक है ना, सही लग रहा है, किसी ने लिखा है, थैंक यू। मैं आप लोगों को जानबूझ के इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा गहराई में लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए। बाकी टूल्स कैसे बनाना, क्या करना, वो आप काफी जल्दी पकड़ लोगे, लेकिन असेसमेंट होता क्यों है, इवैल्यूएशन होता क्यों है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, ये जब तक हमें सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, और कैसे करना, क्या करना, ये जब तक हम सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, हम जितना भी अच्छा पढ़ाए उसका परिणाम ज्यादा अच्छा निकलेगा नहीं, राइट। अब को स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया पे आते हैं। को स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया में मेनली 3 बातें होती है। एक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन। इसमें से सबसे पहले आर्ट एजुकेशन अगर हम ले, या आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, डांस, वेरी गुड अंजलि, आपने अच्छा बताया है। ये आपके किसी स्कूल में भी ये कुछ होता था इस प्रकार का, जिसमें इन तीनों बातों के ऊपर भी स्ट्रेस दिया जाता था। अब आर्ट्स एजुकेशन में मेनली वो सारी बातें आती है जो हमारे ऑडिटोरियम में होता है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, स्कीच है, ऐसी जितनी भी बातें होती होगी वो सारा आर्ट्स एजुकेशन में आता है। ओके,
उसके बाद ये जो वर्क एजुकेशन में है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आप कहो, टाइपिंग की बात करें, ये जो कढ़ाई बुनाई जिसको हमें हाथों से करना है, हमें करते हुए उसको सीखना है, क्राफ्ट्स वेरी गुड। उसके अलावा जो 11th-12th में होम साइंस होता है वो सब्जेक्ट उसी का है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ऐसे कितने तो क्रॉप साइंस, हॉर्टिकल्चर, ऐसे कितने तो और बातें हैं जो हमारे वर्क एजुकेशन के अंतर्गत आती है। एंड तीसरा जो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें इंडोर और आउटडोर है ना, या कैलीग्राफी, राइट। तो ये आएगा हमारे वर्क एजुकेशन में। और तीसरा जो हम कह रहे थे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो जो भी इंडोर एंड आउटडोर गेम्स है वो सब कुछ इसमें आ जाएंगे। क्या क्या है आप लोग बेहतर जानते हो। अब ये जो आर्ट एजुकेशन है इससे इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। जब आप स्किट कर रहे हो या ड्रामा कर रहे हो या ग्रुप डांस कर रहे हो, तब आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप में से कोई भी एक व्यक्ति अगर कमजोर पड़ जाता है तो कई बार पूरा स्किट या पूरा ड्रामा या पूरा आपका जो ग्रुप डांस है, ग्रुप सिंगिंग है, ये कहीं ना कहीं इसका लेवल थोड़ा डाउन सा हो जाता है, बाकी लोग भी डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे में हम अगर थोड़े से होशियार हैं तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को अगर किसी वजह से डायलॉग याद नहीं आ रहा है तो हम अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जो हमारे स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है, ठीक है। या फिर पीछे से प्रॉम्प्टिंग भी चलती है, अगर आपको पता होगा, अगर कोई डायलॉग बोलता है तो पर्दे के पीछे कोई खड़ा रहता है स्क्रिप्ट लेके और वो प्रॉम्प्ट करता है, अरे ये बोला भी, अब ऐसा बोलना है तुझे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग एक साथ मिलके सीखते हैं, है ना। रिले, आपका स्पोर्ट्स का रिले लीजिए, रिले में जब तक चारों लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं है तब तक जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक का स्पीड अच्छा है दूसरे का नहीं है, जो बैटन एक्सचेंज करते हैं उसका सही तरीका हमको पता नहीं है, कहाँ से कहाँ तक दौड़ना है, कैसे लेना है, आखिरी में लेन कब चेंज करना है, ये सारी बातें जो जब तक हम लोगों को सही से पता नहीं होती, इसकी सही प्रैक्टिस नहीं करते, आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं करते, तब तक हम लोगों को सक्सेस मिलने के चांसेस काफी कम होते हैं। ओके। और रही बात फिर आगे स्किल्स की, तो स्किल्स ऑब्वियस, जब तक आप फिजिकली कोई काम नहीं करते, हैंड से तात्पर्य यहाँ पर वो है, जब तक आप फिजिकली किसी को करके नहीं देखते किसी कार्य को, तब तक स्किल्स नहीं आएंगे। तो इन नटशेल स्कूल स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया और पोस्ट स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया इन दोनों को स्थान देती है, जिसके चलते हुए विद्यार्थी का ऑलराउंड डेवलपमेंट संभव हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा सके। अब बात आती है कि मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, आपके इसमें असेसमेंट शब्द लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी आएंगे। इवैल्यूएशन करना क्यों, हमें बेसिकली 4 सवालों के जवाब ढूंढने हैं या देने हैं। व्हाट इवैल्यूएशन और व्हाई इवैल्यूएशन, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड, हमें किन बातों का मूल्यांकन करना है। तीसरा सवाल है हमारा व्हेन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कब करना है। और चौथा सवाल है हमारा हाउ इवैल्यूएशन, यार हाउ टू इवैल्यूएट, मूल्यांकन कैसे करेंगे। ये 4 बातों का जवाब हमको ढूंढना है। ओके। तो इसमें से पहला, भूमिका तो मैंने आपको बता दी, कंसेप्ट भी काफी हद तक आप लोगों को बता दिया। सो मूल्यांकन हमें इस 2 बातों के लिए करना है। एक, जो चीज हमने विद्यार्थी को सिखाई है, उसके सामने डेमोन्स्ट्रेट की है, वो कितने हद तक विद्यार्थी में आई, ये जब तक हम जांचते नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हमने जो पढ़ाया वो सही तरीके से पढ़ाया क्या, हमने जो ट्रेनिंग दी वो सही तरीके से हुई क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहना कुछ चाह रहा था और विद्यार्थी ने कुछ और समझ के कुछ और ही सीख लिया है जो उसके लिए उचित नहीं है। तो बार बार ये जो चेक किया जाता है, वो चेक का उद्देश्य वो है कि जो कुछ आपको अभी तक बताया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया ट्रेनिंग के द्वारा किसी भी तरीके से, वो आप लोगों ने कहाँ तक हासिल किया है, ये पहला उद्देश्य उसका है। और दूसरा एक उद्देश्य होता है फिर एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट करने के लिए। या अंजलि का जवाब है टू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड इम्प्रूव, राइट, उनको उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, ये वाकई इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड इम्प्रूव द टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू इट। एग्जैक्टली। इसमें मैं सेकंड वाले में जब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर बात करूंगा तब इस अभी जो अंजलि ने लिखा है उसके ऊपर मैं और जोर से बात करूंगा और गहराई से बात करूंगा। तो मेनली मूल्यांकन इन बातों के लिए। अच्छा,
एक आता है इवैल्यूएशन, एक आता है मेजरमेंट, और फिर बाद में असेसमेंट भी आता है। तो अगर हम इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में अंतर ढूंढना चाहे तो कोई बता सकता है इन दोनों में क्या अंतर है? इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में क्या अंतर होगा? सर एक है परखना, दूसरा है मापना। ओके, ये तो इसका अर्थ हुआ। अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है हमको। तो मेजरमेंट सिर्फ मार्क्स असाइन करना है स्टूडेंट्स के टास्क को, लेकिन जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हम सिर्फ केवल मार्क्स पे ध्यान मतलब सिर्फ उस पे फोकस नहीं करते, बल्कि इसके अलावा उनका बिहेवियर, उनकी रेगुलर अटेंडेंस, मीन्स जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जो जिससे हम अवगत हैं वो भी इंक्लूड करते हैं। राइट, एग्जैक्टली, वेरी गुड अंजलि। देखिए, ये जो मेजरमेंट है ये एक प्रकार से क्वांटिटेटिव है, जैसे इन्होंने बोला ना मार्क्स देना, लेकिन उस मार्क्स को जब हम वैल्यूज असाइन करते, ये मार्क्स क्यों आए? अभी जैसे मेरे सामने 3-4 नाम दिख रहे हैं, रोबीना, जया, अंजलि, और फिर से एक अंजलि, कमला और कुछ लोग नाम है। सपोज इन 4-5 लोगों के किसी बात के कंपटीशन मैंने कंडक्ट करा है, तेजस्विनी भी यहाँ पर है, तो इन लोगों का मैंने कोई कंपटीशन दिया, इन 6 लोगों को, फॉर एग्जांपल सिंगिंग, और सिंगिंग के अंत में आउट ऑफ 10 मार्क्स था ये, मैंने किसी को 5 दिए, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 10 तक भी दे दिए। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्कोर आए। तो जाहिर सी बात है जिसको 10 मिला वो जीत गया, जिसको 9 मिला वो सेकंड पे रहा, जो 8 मिला वो थर्ड पे रहा। लेकिन वो 10 क्यों मिला? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तक जितना मैंने कहा है सिर्फ मेजरमेंट हुआ, लेकिन वो 10 क्यों मिला, वो 9 क्यों मिला, वो 8 क्यों मिला, वो 5 क्यों मिला, ये जब मैं एलाबोरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब उन स्कोर को मैं एक अर्थ प्रदान करता हूँ कि इन कारणों की वजह से 10 मार्क्स इनको मिले हैं। कुछ क्राइटेरियाज थे, उन क्राइटेरियाज में इन्होंने बेस्ट किया हर जगह पे, हर क्राइटेरिया में, इसलिए इनको 10 मिला है। यहाँ पर इनका थोड़ा सा कम पड़ गया था इसलिए इनको 9 मिला, इनका ये थोड़ा और ज्यादा कम था इसलिए 8 मिला। सो इन नटशेल मेजरमेंट इवैल्यूएशन ब्रॉडर है और मेजरमेंट उसका एक अंग है। मेजरमेंट सिर्फ वैल्यू बताएगा, वैल्यू बताएगा एक प्रकार से, लेकिन उस वैल्यू को वैल्यू देना, उसमें क्यों वो स्कोर आया है उसको बताना, दैट इज व्हाट इवैल्यूएशन इज। ओके, तो ये भी एक बात हुई, दोनों में छोटा सा अंतर मैंने बताया, आप और डिटेल देख सकते हैं। मेन अंतर ये है। अब ये जो स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया की बात हम कर रहे थे, इसमें से बच्चे के पास स्कॉलस्टिक बाय बर्थ या कुछ एज तक, मान के चलो 5 साल तक, 10 साल तक, इसके पास नेचुरली क्या होता है? स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया इसके पास नेचुरली होता है या को स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया इसके पास नेचुरली होता है, या इसका इंटरेस्ट इन दोनों में से ज्यादा कहाँ होता है? को स्कॉलस्टिक, एग्जैक्टली, को स्कॉलस्टिक, राइट। इसका अगर कुछ उदाहरण देना चाहे तो मैं इस तरीके से उदाहरण आपको दे सकता हूं। अमरीश पुरी को गाने के लिए बोला जाए तो अमरीश पुरी कौन सा गाना बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा चाइना गेट का छम्मा छम्मा, है ना? या कुमार शानू जैसा वो पूरा गाना गा सकता है सुरील एक अच्छी आवाज में? नो। अमरीश पुरी का अपना एक क्या कहेंगे, अपना एक मजबूत पक्ष था, वो थी उसकी आवाज। और उस आवाज में जब वो कहता है मोगैम्बो खुश हुआ, तो दर्शक भी खुश होते और डर भी जाते बोलने के स्टाइल से। किसी मूवी में जब वो बोलता है कि क्षोम 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 शामू शाशा, तो शरीर पे कांटे खड़े हो जाते हैं। उसके आवाज का अपना एक मजबूत पक्ष है। कुमार शानू जैसे अन्य गायकों का अपना एक मजबूत पक्ष है कि वो गाना गा सकते हैं। उनको अमरीश पुरी जैसा डायलॉग डिलीवरी करो बोले तो नहीं होगा। जब गब्बर सिंह शोले में डायलॉग डिलीवरी करता है, आज भी जितने भी बार मूवी आए हम लोग तो देखते, आप लोगों को शायद वो पसंद नहीं आती हो क्योंकि यंग जनरेशन को लगता है शोले में कुछ नहीं है। जिस दिन आप देखोगे गौर से, आपको लगेगा कि उससे अच्छी मूवी आज तक हिंदी इंडस्ट्री में बनी नहीं। उस मूवी में सारी चीजें। एनीवेज, शोले का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं मैं, एक मुद्दा निकला है करके। तो उसमें जब गब्बर सिंह जिस स्टाइल में डायलॉग डिलीवरी करता है,
वो एक अलग है। लेकिन उसी अमजद खान को अगर हम बोलते कि नहीं आपको गाना गाना है, तो शायद वो उसके बस की बात नहीं होती। ठीक, तो ये कुछ बातें जो होती है, जो हमारे पास कहीं ना कहीं इनबॉर्न होती है, इनमें हमको इंटरेस्ट होता है। अब कोई गाना गाता है, उसको बोलेंगे हम गाना गाओ, अभी जैसे मैं किसी को बोलूं गाना गाओ, तो शुरुआत में कोई सामने नहीं आएगा। लेकिन जो वाकई अच्छा गाना गाता है, वो कुछ देर के बाद आ ही जाएगा, सर चलो मैं गाता हूँ या मैं गाती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो अंदर से है, अंदर से। सो अंदर की चीज बाहर निकालना आसान है, इजंट इट? जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकालना आसान है ना, इसको एक्सप्रेस करना आसान है नहीं? यस सर। या सो जो कोच स्कॉलिस्टिक में है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की बातें है, स्कॉलिस्टिक में बाहर की बातें है। जैसे कि मैंने कहा, न्यूटन्स ने ऑब्जर्व किए कुछ बातें, उसके ऊपर उसने नियम बनाए, फिर वो फिजिक्स में आ गए, फिर वो हमको पढ़ने के लिए बोला गया। ऑब्जर्वेशन तो न्यूटन का था ना, तो कितने लोग उसको गहराई से समझ पाएंगे? हमको तो रटना पड़ता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट सेकंड क्या है? अरे सोचना पड़ेगा। फर्स्ट में कोई वस्तु एक दिशा में जाती है तो उसी दिशा में जाती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। सेकंड में क्या है? कुछ तो है, और हमको सोचना पड़ रहा है, क्योंकि वो बाहर की चीजें थी, वो किताब में दी। तो बाहर की चीजें अंदर लेना आसान है, या अंदर की चीजें बाहर निकालना? और खास करके बाहर की चीजें वो जिनके साथ हमारी दोस्ती नहीं हो पाई। जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, हमारे टीचर पढ़ाते हैं, तो कई बार वो कंसेप्ट, वो सब्जेक्ट हमको समझ ही नहीं आता है, और समझ नहीं आने के कारण फिर उसको रटना पड़ता है। और जब रटना पड़ता है तो दिमाग को हो जाता है फिर टेंशन। दिमाग का जो मेमोरी है वो यूज हो जाती है, और यूज होने के कारण फिर वो हैंग करना शुरू करता है, कंप्यूटर जैसा। हम बार बार बोलते हैं अरे थोड़ा घूम के आना पड़ेगा, चाय पीना पड़ेगा, आज पढ़ाई नहीं करता हूं मैं। लेकिन बच्चों को कभी आपको खेल से बोलना पड़ा कि अरे बेटा बहुत खेल लिया, अब घर आ जा? कभी बोलना पड़ता है बच्चे को? वो बोलता है मम्मी पापा 5 मिनट और आ रहा हूं। लेकिन पढ़ाई की बात है तो 10 मिनट के बाद उठ के आएगा, बोलता है बहुत हो गया। अरे 10 ही मिनट हुए, नहीं नहीं बहुत हो गया। अधिकतर बच्चों के साथ यही है, क्योंकि बाहर की चीज अंदर लेने के लिए बोल रहे हैं, और जिसके साथ हमारा दोस्ती भी नहीं हुआ है। एक उदाहरण देता हूं आपको। आप घर में अकेले हैं, आप छोटे हैं, या इवन बड़े भी है तो कोई इशू नहीं, बड़े भी है तो भी हम कॉशन तो प्रिकॉशन तो लेते ही है। शहर में रहते हो आप, किसी अपार्टमेंट में, बाहर बेल बजी। बेल बजने के बाद सबसे पहला सवाल हमारा क्या होता है कि कौन है? अब बाहर से अगर परिचित आवाज आई, मम्मी पापा भाई बहन कोई फ्रेंड, तो हम लोग और सवाल करते क्या? हम लोग और सवाल नहीं करते, हम तुरंत जाके दरवाजा खोल देते कि ये मेरा परिचित आवाज है, मैं जानता हूं इसको। ठीक, सेम अभी फिर से बेल बजी, फिर आपने पूछा कौन है, सामने से आवाज आया, कुछ आवाज अपरिचित है, आपने आवाज कुछ नहीं सुना है। पहले तो आप यही बोलोगे कि मैं घर में अकेला हूँ, कोई नहीं है, आप बाद में आइए। किससे मिलना है? पापा से मिलना है। हाँ, पापा अभी घर में नहीं है, 5 बजे आएंगे, 5 बजे आके आप मिल सकते हैं। नहीं नहीं थोड़ा अर्जेंट है। नहीं अर्जेंट क्या है? फिर हम बड़े अनमने मन से वो जो हमारे दरवाजे को और उसको लगी होती है एक संकल, पहले तो डोर आए से देखेंगे, वहां से भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं, मतलब लगता है कि नहीं ठीक है थोड़ा दरवाजा खोला जा सकता है, फिर अब उस अंकल को लगा कि हम दरवाजा खोलेंगे। उससे ज्यादा शायद हम किसी को घर में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि वो अजनबी है, हमारे साथ उसका परिचय नहीं है। तो इसी के चलते हुए हम उसको घर में एंट्री नहीं देंगे। अब हमारे आंख में एक हल्का सा धूल का कण चला जाता है, कितनी दिक्कत होती है आपको जब कुछ कर रहे हो, सुई धागा से लेके कुछ सिलाई कर रहे हो और अचानक वो हाथ को चुभ जाता है, हाथ को कितनी तकलीफ होती है। गरम चाय का कप या कुछ हाथ के स्किन को कहीं लगता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो ये सारी तकलीफें जब हमें होती है, तो वो जो ज्ञान जिसके साथ बच्चे की दोस्ती नहीं हुई, उसको हम जब दिमाग में डालने के लिए बोलते हैं तो फिर बच्चे को कितनी तकलीफ होती होगी। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा गहराई से समझना है कि हमारा पढ़ाने का तरीका कितना मायने रखता है, विद्यार्थी को समझना कितने मायने रखता है। हर एक विद्यार्थी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, और लेगा भी तो शायद उसको नहीं समझता। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पढ़ने से बोलेंगे अरे तुझे इंटरेस्ट नहीं तो छोड़ दे पढ़ाई, नहीं, उसके तरीके भी हमको और सीखने होंगे। वो मैक्सिमम लेवल तक नहीं जा रहा है, मिनिमम लेवल तक तो हमको उसको कम से कम लेके आना होगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का महत्व बताती है।
ठीक है, तो मुझे लगता है पहला सवाल आज का जो है यहीं पे हम रोकते हैं और बाकी के 3 सवालों पे फिर हम आगे बात करेंगे। अभी तक जितना मैंने कहा इसके ऊपर किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।